बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं, डी चौक के सामने। और सुबह से आपको जो है दो व्लॉग्स में यहां से कर चुका हूं। और आज जो आईनी तरामीम पार्लियामेंट के अंदर होने जा रही है, खासतौर पर 26वीं तरामीम जो अदलिया के हवाले से है, बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। आज सुबह से हम यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। और सुबह मैंने आपको बताया था कि वफाकी काबीना का आज इजलास होना था। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास होना था, वो इजलास हुआ। फिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। उस इजलास में जो मौजूदा आईनी तरामीम है उसकी मंजूरी दी गई। और फिर सेनेट का इजलास 3 बजे होना था, ताहम वफाकी काबीना का इजलास ताख़ीर से ख़त्म होने के बाद वो इजलास, सेनेट का इजलास इस वक्त भी जो है वो इख्तितामी मराइल में, और सेनेट इजलास से ये मंजूरी ली जाएगी। और फिर उसके बाद कौमी असम्बली से भी इस आईनी तरामीम के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। अहम बात यह है कि हुकूमत का साथ दिया है बिल आखिर अगर मगर की सूरत हाल ख़त्म करने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल बाइकाट का ऐलान किया। और सेनेटर अली जफ़र ने यह कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस आईनी तरामीम पर वोट नहीं देगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह आज पीटीआई के वफद के साथ बैरिस्टर अली जफ़र के साथ मीडिया टॉक की मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर, वहाँ पर उन्होंने खुलकर आज इजहार किया कि JUI जो है वो इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनने जा रही है, वोट देने जा रही है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो शुरुआत में हुकूमत की जानिब से जो बिल जो मसविदा था जो लाया गया था वो बड़ा ख़तरनाक था, उसके अंदर से हमने सारा जहर निकाल दिया है। और अब जो मुजवज़ा तरामीम है, जो आईनी तरामीम है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मर्ज़ी, हमारी मंशा के मुताबिक होने जा रही हैं। ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इस बात पर सरेंडर कराने पर मजबूर किया जो आईनी अदालतों का क़याम था। एक आईनी अदालतों के क़याम से एक ये तासुर जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी अदालतें हैं उसमें 2 तरह की अदालतें होंगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी और एक वफाकी कोर्ट होगी। अब इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है कि वफाकी अदालत के क्या इख्तियारात होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्या इख्तियारात होंगे। तो इस कशमकश में मौलाना का जो मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से जो ड्राफ्ट था वो तकरीबन मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मुमकिन तौर पर जो काबिल कबूल ड्राफ्ट है इस वक्त तक, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे हुकूमत हो, या चाहे JUI का हो मौलाना फजल रहमान साहब का, तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो मौलाना फजल रहमान का है। क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि आईनी बेंच की बनना चाहिए, आईनी कोर्ट नहीं बननी चाहिए थी। बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की इन बातों पर एग्री किया और फिर इस बात को तस्लीम करते हुए आज वफाकी काबीना से मौलाना फजल रहमान का जो ड्राफ्ट था वो मंजूर करवाया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बने रहे, महवर बने रहे। उनके घर में तकरीबन पिछले 1 माह से दिन रात जो है, जिस तरह हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी मुलाकातें, जोड़ तोड़ का जो सिलसिला था वो जारी रहा। और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की ही जो है हुकूमत को गुजारिश के बाद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं की मुलाकात करवाई गई। उस मुलाकात में इमरान खान ने खुलकर ये इजहार किया कि वो इस तरामीम का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठाए गए कि इमरान खान को बनना चाहिए था इस आईनी तरामीम का हिस्सा, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस आईनी तरामीम का हिस्सा बन जाते हैं, हुकूमत की इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनते हैं, तो क्या होता कि जो एक 8 फरवरी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से अपना जो एक बयानिया बना चुकी है अवाम के अंदर, वो बयानिया ख़त्म हो जाता, बल्कि ये पब्लिकली ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो आईनी तरामीम में हिस्सा ले लिया। और फिर बहुत सारे सवालात उठने थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त इमरान खान के जेल में होने की वजह से बाहर हमने देखा कि वो तकसीम दर तकसीम का शिकार हमें नज़र आई। लेकिन जब इमरान खान से एक ही मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद तमाम क़यास आराइयाँ, अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई और इमरान खान ने बिल्कुल कह दिया कि इस आईनी तरमीम का हिस्सा वो नहीं बन सकते। रात का पहरे आप देख सकते हैं, इस वक्त भी मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, बड़ी तादाद में हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं
और इस आइनी तरामीम में ख़ास तौर पर आपको ये बता दूँ कि जुडिशल पैकेज के हवाले से सबसे जो अहम तरमीम है वो जुडिशल पैकेज है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से, जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से। अब जुडिशल कमीशन का जो क़याम है उसके हवाले से अब तक जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है, जो सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 सीनियर जज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और फिर 4 जो लोग होंगे वो पार्लियामेंट के होंगे, यानी 2 सेनेट के और 2 कौमी असम्बली के। तो ये हुकूमत और अपोजिशन से जो है वो डिवाइड होके बराबरी की बुनियाद पर इस कमीशन के मेंबर्स होंगे। फिर वज़ीर कानून भी इस कमीशन का मेंबर होंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इस कमीशन का मेंबर होंगे। इसके साथ साथ एक जज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज मेंबर होते थे, उनको इस नई तरामीम के बाद उस प्रोसेस से निकाल दिया गया है, क्योंकि एक रिटायर्ड जज भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होते थे, जो जजेस तैनाती का फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो मामला भी अब ख़त्म हो गया और अब कोई रिटायर्ड जज नहीं होगा, बल्कि उनकी जगह हुकूमत की जानिब से जो नई तरामीम है उसके मुताबिक अक़लियती कोई टेक्नोक्रेट या कोई सेनेटर इस कमीशन का मेंबर होंगे, उस कमीशन का हिस्सा होंगे। और इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी ये सारी कमेटी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये कमीशन के जो मेंबरान है, मिलकर फैसले करेंगे। और वहीं पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का तरीक़ाकार होगा उस पर भी कमीशन जो है वो बैठ कर नाम देगी, और यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 या 4 जजेस। अब जो नई तरमीम है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 या 5 जजेस में से पार्लिमानी कमेटी होगी, पार्लिमानी कमेटी ही डिसाइड करके वज़ीर आज़म को ये नाम भिजवाएगी। अब इसमें जो कमेटी होगी पार्लिमानी कमेटी, उस कमेटी के अंदर पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली की मेंबरान जो होते हैं वो 8 होंगे, 8 में से 4 हुकूमत के होंगे, 4 अपोजिशन के होंगे। इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो सेनेट के 4 मेंबरान जो है इस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर होंगे, उसमें से 2 हुकूमत के होंगे और 2 जो है वो अपोजिशन के होंगे। ये 4 सेनेटर्स और 8 मेंबरान कौमी असम्बली मिलाकर 12 मेंबरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए नाम फाइनल करेंगे और फिर वो नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म किसी भी जो है पार्लिमानी कमेटी के भिजवाए गए नाम की मंजूरी देने के बाद वजारत कानून इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को यानी आज से 5 दिन बाद रिटायर होने जा रहे हैं, और अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा ये बहुत सारी कयास आराइयाँ चल रही थी। और कहा जा रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ तरामीम की जा रही हैं। तो अब तक के मालूमात के मुताबिक ये बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस या 5 जजेस के नाम भिजवाए जाएंगे। उन 5 में से वज़ीर आज़म और पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए एक नाम फाइनल किया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तहत। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइनी तरामीम के जो मसौदा है उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि जो आइनी बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 7 जजेस में के नाम लिए जाएंगे और उन नामों की मंजूरी हुकूमत देगी, वज़ीर आज़म देंगे और पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए होगा ये सब कुछ प्रोसेस भी। तो इस सूरत हाल में जो कई रोज़ से मैं अपने व्लॉग्स में ये तज़किरा करता रहा हूँ कि इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदलिया के अंदर एक जो टकराव की सियासत है वो शुरू हो जाएगी। जब जैसे आप देख रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर तरीक़ाकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती का माजी में तरीक़ाकार मौजूद था, तो अब जो भी चीफ जस्टिस सीनियर होता था वो ऑटोमेटिक उसको पता था कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा, मुझे किसी लॉबी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ इख्तिलाफात या किसी के हक़ में फ़ैसले देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बुनियाद पर सीनियर तरीन जज जाके चीफ जस्टिस बन जाते थे। अब आर्मी के अंदर जिस तरह होता है, आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत के पास इख्तियार होता है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है कि जो सीनियर जो जर्नल्स होते हैं उनमें 4, 5, 7 में से किसी भी एक को उठाकर आर्मी चीफ बनाया जाता है। तो अब यही प्रोसेस अदलिया के अंदर भी होगा। तो अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि अदलिया में तकसीम होगी, लॉबिंग होगी, जजेस सुप्रीम कोर्ट और अदालत के अंदर वो सियासत करेंगे, वो जोड़ तोड़ करेंगे, वो हुकूमतों को सहूलतकारी के किरदार और सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, हुकूमतों के मनपसंद फैसले भी देंगे, और फिर हर कोई अपनी जो है वो सीवी हुकूमत के सामने अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए ये तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये खदशात अभी भी जाहिर किए जा रहे हैं। और फिर कल
हामिद खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और कानूनदान भी हैं, सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से और मुख्तलिफ बार्स की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। 1 बजे का टाइम भी दिया गया है, ख़ासतौर पे जो आज पार्लियामेंट के अंदर होने वाली आइनी तरामीम में, इन आइनी तरामीम के ऊपर। अब इन आइनी तरामीम को देखते हैं कि कुछ देर में, क्योंकि सेनेट का इजलास इस वक्त तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहा है, सेनेट से ये जो है वो पास कर लिया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास किया जाएगा। अब आज इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से जो तरामीम है वो पास कराना ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नई आइनी तरामीम है उसके मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के पास सिर्फ 3 दिन होते हैं। वो 3 दिन के अंदर जो भी चीफ जस्टिस होगा उसका नाम फाइनल करके वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म उस नाम को फाइनल करके वज़ारत कानून के ज़रिए नोटिफिकेशन करेंगे कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब पीछे 24 से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना हुकूमत के लिए लाजमी है। उसकी वजह यह है कि 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट भी है और 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट होता है, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है कमरा अदालत नंबर 1 पर, जहां पर चीफ जस्टिस आने वाला और जाने वाला वो दोनों खिताब करते हैं और फिर वहां पर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं वो खिताब करते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी इस इजलास में जो रेफरेंस होता है उसमें खिताब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो तमाम बैठकर इसको सुनते हैं। बड़ी तादाद में कमरा अदालत नंबर 1 पर वकला मौजूद होते हैं, सहाफ़ी मौजूद होते हैं। पिछले 7-8 साल से मैं खुद सुप्रीम कोर्ट करता हूँ, हर मामले को हमने गहरी नज़र से देखा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सिचुएशन बनती है, सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके 4 या 5 या 3 जजेस के पैनल के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में लाई जाती है, तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जजेस हैं उनके मैं आपके सामने नाम रख लेता हूँ, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह सीनियर तरीन जज हैं, नंबर 1। नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, नंबर 3 जस्टिस याया अफरीदी हैं और नंबर 4 पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नंबर 5 पे जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं। अब अगर 5 का पैनल भिजवाया जाता है चीफ जस्टिस के लिए तो इन 5 नामों को भिजवाया जाएगा। अब इन 5 में से जब से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उसके बाद जस्टिस मंसूर शाह पर हुकूमत एतमाद नहीं कर रही है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर पे तो वो किसी सूरत एतमाद नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में अगर कोई मास्टर माइंड उस ग्रुप का थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ग्रुप के, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो इस वजह से हुकूमत जस्टिस मुनीब अख्तर से तो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा है, उन्हें किसी सूरत चीफ जस्टिस नहीं बना सकती। अब तीसरे नंबर पर आते हैं जस्टिस याया अफरीदी। जस्टिस याया अफरीदी वो वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ना हुकूमत के पैनल पे रहे कभी, ना कभी अपोजिशन के साथ रहे, ना कभी उन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई किसी की ना फेवर में दिया है, ना किसी की मुखालिफत में दिया है, बल्कि वो अपना ही जो माइंड समझते हैं, अपना ही माइंड अप्लाई करके फैसले दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, हम साफ़ी ये समझते हैं, वकला ये समझते हैं कि इस वक्त अगर आज़ाद ख्याल कोई जज है तो वो जस्टिस याया अफरीदी है। तो इस सूरत हाल में जस्टिस याया अफरीदी ही जो है वो नाम ज़्यादा आ रहा है। अगर हुकूमत फिर भी जस्टिस याया अफरीदी पर एतमाद नहीं करती तो फिर चौथे और 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान चौथे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के करीब तर समझे जाते हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, लाहौर से हैं और उनको भी काजी फाइज साहब के करीब तर समझा जाता है। बल्कि हमारे दोस्त राजा प्रसाद साहब कहते हैं 2 जजेस के हवाले से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से, कि ये दोनों काजी फाइज ईसा साहब के दस्तखती जज हैं। तो अब अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जाता है तो यकीनन वो या जमाल मंदुखेल को बनाया जाता है तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो लेगेसी थी या उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसको वो आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदुखेल तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शायद वो पॉलिसीज़ आगे लेकर नहीं जाएंगे। अब दरमियान में रहते हैं याया अफरीदी। याया अफरीदी का कोई नहीं पता कि वो हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो पॉलिसीज़ थी उसको आगे लेके जाएं, या मुमकिन है ऐसा ना हो कि वो आगे उन पॉलिसीज़ को ना लेके जाएं, क्योंकि उनका जो अब तक का जो ट्रैक हमने देखा, ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो यकीनन एक बेहतरीन, एक खूबसूरत मुनसिफ के तौर पर सामने आया है। वो किसी ब्लॉक का ऐसा नहीं है, वो किसी जज के पैनल का ऐसा नहीं है, वो किसी ग्रुपबंदी का शिकार नहीं है। और फैसले भी हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया 13 जजेस का, उसमें से 8-5 का फैसला था और 8 में जजेस ने जो है वो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया। उसके बाद
जो 2 जजेज़ हैं उन्होंने उनको ना देने का फैसला दिया, फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुबहम सा फैसला दिया, और फिर याया अफरीदी ने एक बात ज़रूर कही उस फैसले के अंदर, अपने फैसले से खिलाफ ज़रूर किया 8 जजेज़ के, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और उनको ये हक है कि वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकती थी, उनसे के साथ ज़्यादती की गई, ये जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से कहा गया। अब ये तमाम तर सूरत-हाल में हुकूमत चाहती है कि उनके पसंद का जज आ जाए। अब इन तमाम सूरत-हाल में वकला मूवमेंट भी शुरू होने लगी है, तो देखते हैं इस सूरत-हाल में क्या कुछ होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त रात के स्पेयर भी हम ड्यूटी दे रहे हैं, और गुज़िश्ता एक इतवार को भी हमने देखा, एक माह कबल भी रात तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक जो है वो हुकूमत ने पहले तो दावा किया कि हमारे नंबर्स गेम पूरे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और सब कुछ होगा, लेकिन अब वो मुमकिन उस टाइम नहीं हुआ और आज ये मुमकिन हुआ। और अब जो एक दावा किया गया था ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं मान गए तो प्लान बी की तरफ जाएंगे। प्लान बी का ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को उठाया गया था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था सेनेटर्स का या कौमी असम्बली के मेम्बरान का, उन तमाम को मिलाकर जो है वो आईनी तरामीम की जाएंगी। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब मान चुके हैं, तो अब मौलाना फजल रहमान के जो 5 सेनेटर्स हैं और कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, इन तमाम को मिलाकर जो है तकरीबन हुकूमत की जो नंबर गेम है वो पूरी हो जाती है। सेनेट के अंदर तो पूरी हो रही है मौलाना फजल रहमान ग्रुप को मिलाकर, लेकिन कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान के मेम्बरान असम्बली को मिलाकर टोटल 224 का फिगर चाहिए। कौमी असम्बली में 224 में से नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और हुक्मरान इत्तेहाद समेत मौलाना फजल रहमान की जमात के मेम्बरान को मिलाएं तो ये 220 बनते हैं। 4 मेम्बरान की फिर भी ज़रूरत हुकूमत को पड़ती है, तो उन 4 मेम्बरान को वही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक है या जो दुगैर लोग हैं उनको तोड़कर जो है वो उनको वोटिंग कराई जाएगी। तो इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, सेनेट का इजलास तकरीबन फाइनल प्रोसेस की तरफ जारी है और कुछ लम्हे में जो है सेनेट से मंजूरी हो जाएगी। जिस तरह वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, उसके बाद कौमी असम्बली से भी आज हर सूरत में मंजूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि कल बिलावल ने भी बैरून मुल्क जाना है और आज बिलावल ये सरप्राइज़ देकर जो मिसाक जमहूरियत नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, उस तमाम मामले को आज फाइनल करके जा रहे हैं। इस तमाम सूरत-हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने खास तौर पर ये बात साबित कर दी कि वो तनो तनहा पहले भी थे, अब भी थे और अब भी खड़े हैं। इस सूरत-हाल में इमरान खान का जो बयानिया था, यकीनन आज आईनी तरामीम का वो हिस्सा नहीं बनकर उन्होंने ये बता दिया कि वो इस हुकूमत को पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते, और जो फॉर्म 45 और 47 का बयानिया था उसको वो लेकर चलते हैं। तो जो भी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर से जो भी सूरत-हाल होगी, ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल जब सब कुछ कंप्लीट होगा उसके बाद भी तमाम तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा पार्लियामेंट हाउस के सामने से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।